साल बाद हमारे ब्रेकअप के बाद मेरी मुलाकात अचानक मेरी अमीर एक्स गर्लफ्रेंड क्लोए स्टर्लिंग से एक एलिवेटर में हो गई। जैसे ही उसकी नजर मेरी बाहों में मौजूद बच्चे पर पड़ी, वो ऐसे घबरा गई जैसा मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसी पल मेरा दिमाग कई साल पीछे चला गया, उस रात की तरफ जब वो एक ग्रैंड गाल में एक मशहूर सिंगर की बाहों में हाथ डाले मौजूद, दोनों एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, बेहद करीब और खुश। उस समय मेरी अपनी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई थी कि मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बिना कुछ बताए गायब हो गया, यहाँ तक कि एक सही तरीके से ब्रेकअप तक नहीं किया। वर्तमान में लौटते हुए मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन क्लोई ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे मत भागो, बस इतना कह दो कि तुम्हें मेरी याद आती है, कह दो कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, कह दो कि तुम हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे। बस इतना कह दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की स्टेप मदर बनने के लिए भी तैयार हूँ। आज मेरी बहन का जन्मदिन था, इसलिए उसने मुझे विदेश से वापस बुलाया। मैं अपनी छोटी नीस को गोद में लेकर एलिवेटर में दाखिल हुआ। मैं उसे हंसा रहा था और पूरी तरह बाकी लोगों से बेखबर। तभी उसने मासूमियत से पूछा, वाह, वो वाली लेडी कितनी सुंदर है, क्या वो कोई बड़ी स्टार है? मैंने सहज ही एलिवेटर की दीवार पर लगे विशाल पोस्टर की तरफ देखा और उसी पल मेरी सांसें जैसे थम गई। पोस्टर पर क्लोई स्टर्लिंग थी। इतने सालों में मैंने सुना था कि वो बेहद सफल बिजनेसमैन बन चुकी है। मैं कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। दबी हुई पुरानी यादें अचानक उमड़ पड़ी और सांस लेना तक मुश्किल हो गई। लेकिन वो सब अब बीता हुआ वक्त था। मैंने प्यार से अपनी नीज की नाक दबाई और मुस्कुराकर कहा, उसका नाम क्लो स्टर्लिंग है, वो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है। अफसोस, जितनी शानदार वुमन वो है, उतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कभी नहीं थी। उसी समय एलिवेटर के दरवाजे खुले और एक बेहद खूबसूरत आवाज सुनाई दी, सर, क्या आप अभी मेरी ही बात कर रहे थे? फिर उसने मेरी नीज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लिटिल वन, तुम्हें नहीं लगता मैं प्रिटी हूँ? मेरी नीज तुरंत बोली, वाओ, आप तो पोस्टर वाली लेडी जैसी बिल्कुल दिखती हो। मेरी धड़कन जैसे गले में आकर अटक। वो आवाज, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता था। वो मेरी रूह तक में बस चुकी थी। जब मैंने आखिरकार नजर उठाई, हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। ऐसा लगा जैसे समय वहीं रुक गया। पहले क्लोई हैरान हुई, फिर उसकी नजर मुझ पर टिक। उसने मेरी तरफ और फिर मेरी बाहों में मौजूद बच्चे की तरफ। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी ठंडी बर्फ जैसी एक्सप्रेशन लौट आई, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। मैंने सहज ही एक कदम पीछे हटकर उसके लिए जगह बना दी और सिर्फ इतना कहा, हेलो। मेरी इतनी औपचारिक और दूर दूर वाली ग्रीटिंग सुनकर क्लोए हल्के से कड़वी हंसी हंस पड़ी। उसने कहा, बस मेरे लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ हेलो? शुक्र था कि तभी एलिवेटर मेरे फ्लोर पर रुक। मैंने अपनी नीज को औ कसकर पकड़ लिया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से क्लोए की आवाज आई, रुको, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी नीज तुरंत बोल पड़ी, नहीं, ये मेरे अंकल हैं, है ना हैंडसम? इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, ये पूरी तरह सिंगल है। मैं तुरंत बोला, चुप, ऐसी बेकार बातें मत करो। मुझे महसूस हो रहा था कि क्लोई की नजरें लगातार मेरी पीठ पर टिकी हुई थी, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख। मैं बस चलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल बाद भी उसे फिर से देखकर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा था। शाम को बर्थडे पार्टी पूरे जोश में चल रही थी। सब लोग गेम्स खेल रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप बालकनी में आ गया ताकि थोड़ी ताजी हवा ले। मैंने एक सिगरेट जलाई, लंबा कश लिया और हवा में उठते स्मोक रिंग्स को देखने लगा। उन धुएं के गोलों में मुझे अपनी पूरी पिछली जिंदगी दिखाई देने लगी। पिछले कुछ सालों में मैंने सीलन भरे बेसमेंट में रहकर दिन काटे थे, बदबूदार ट्रैश कंस तक में खाना तलाशा था, लेकिन मैंने दांत भींचकर हर मुश्किल वक्त को पार किया। फिर भी मेरे अंदर बचपन से बैठी हुई इंफीरियरी कॉम्प्लेक्स मेरी हड्डियों तक में एक दाग की तरह बस चुकी थी, जिसे शायद कभी मिटाया नहीं जा सकता था। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वहां क्लोई खड़ी थी। उसने एक काला इवनिंग गाउन पहना हुआ था। उसका ऑरा इतना शानदार, इतना एलिगेंट था कि कोई भी उसके करीब आने से पहले झिझक जाए। उसने मुझे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम पहले कभी सिगरेट नहीं पीते थे, आखिर इन कुछ सालों में ऐसा क्या बदल गया? ये इतनी बुरी आदत तुमने कब अपना ली? मुझे लगा था तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी सिगरेट नहीं पियोगे। क्लोई ने धीमी लेकिन शिकायत भरी आवाज में कहा। मैंने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा और शांत लहजे में जवाब दिया, सॉरी, मैं हमेशा से सिगरेट पीता था, बस तुम्हारे सामने कभी नहीं पी, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें इसकी स्मेल पसंद नहीं है। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी दूर सिर्फ मुझे लेक्चर देने तो नहीं आई हो, है ना? मैं उसके पास से निकलकर जाने ही वाला था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ पहले जैसी ही मजबूत। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? मैंने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, क्या कहूँ? पुरानी यादें ताजा करूं? फिर से पुराने रिश्ते को शुरू करने की बात करूं? सॉरी, अब मेरी अपनी जिंदगी है, बेहतर होगा तुम उसमें वापस आने की कोशिश मत करो। पहली बार मैंने क्लोई को इस तरह घबराया हुआ देख मेरी नाक में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन वो उसके लिए नहीं था, वो मेरे अपने लिए। अब से मैं किसके साथ चलूंगा और कैसी जिंदगी जीऊंगा, ये फैसला सिर्फ मेरा होगा। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन क्लोई नहीं। वैसे भी हम दोनों
दोनों कभी एक ही दुनिया के थे ही नहीं। तभी क्लोई ने ऊंची आवाज में कहा, यहीं रुक जाओ, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तुम कहीं नहीं जाओगे। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे ढूंढ रही थी? क्यों मिस स्टर्लिंग? तुम्हारी नजर में तो मैं बस एक ऐसा डॉग था जिसे जब चाहो बुला लो और जब चाहो भगा दो। अब क्या हुआ? तुम्हारा डॉग भाग गया इसलिए बेचैनी हो रही है? मैं खुद को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच बोल रहा था। क्लोई अचानक चुप हो गई। उसकी तेज नजरें ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे वो मेरी चमड़ी को चीर कर सीधे मेरे दिल के उन सीलन भरे कोनों तक पहुंच जाएं, जहां आज भी उसके लिए छुपा हुआ प्यार मौजूद। फिर उसने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहा, एथन मिलर, तुम बहुत बड़े बैस्टर्ड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना एक शब्द कहे यूं गायब हो जाने की? मेरी और क्लोई की मुलाकात कॉलेज में हुई। उस समय मेरी पूरी महीने की अलाउंस मुश्किल से $1000 से थोड़ी ज्यादा होती, जबकि क्लोई तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमारे रिलेशनशिप के दौरान लगभग हर खर्च वही उठा। जब दूसरे स्टूडेंट्स एग्जाम्स और क्लासेस की टेंशन में रहते थे, मैं उसके पीछे पीछे घूमते हुए दुनिया की वो चमक देख रहा था जिसके बारे में मैंने सिर्फ सपने देखे। न्यूयॉर्क सिटी में एक रात की पार्टी पर जितना पैसा खर्च होता था उतना मैं शायद पूरे एक साल में भी नहीं बचा। मेरे लिए वो सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था, ऐसा सपना जिससे एक दिन जागना ही था। हम दोनों के बीच क्लास का जो फर्क था वो कभी मिट ही नहीं सकता था। मैं उसकी जिंदगी के लंबे सफर में बस एक पल के लिए चमकने वाली फायरवर्क से ज्यादा कुछ नहीं था। हम कभी एक आम कपल की तरह नहीं जी पाए। क्लोई हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। कभी कभी मेरे मैसेज का जवाब आने में घंटों लग जाते। वो लगातार बनी रहने वाली इनसिक्योरिटी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थी। यहाँ तक कि जब हम उसके दोस्तों के साथ बाहर जाते तो उनमें से ज्यादातर लोग मेरा नाम तक याद रखने की जरूरत नहीं समझते थे। उनकी नजरों में मैं बस एक एक्सेसरी था, एक ऐसा अस्थाई इंसान जिसे कभी भी किसी और से रिप्लेस किया जा सकता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल। मुझे पता चला कि क्लोई एक बड़े इवेंट में जा रही है और मैं उसी इलाके में था। मैंने सोचा बस एक नजर उसे देख, लेकिन वही एक नजर आखिरी साबित हुई। तेज रोशनी के बीच रेड कारपेट पर वो उस मशहूर सिंगर की बाहों में हाथ डाले चल रही। उसने एक कस्टम गाउन पहन रखा था जो उसकी खूबसूरती और एलिगेंस को और भी निखार रहा था। दोनों साथ में हंस रहे थे। वो इतने परफेक्ट लग रहे थे जैसे सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं अंधेरे में खड़ा उन्हें देखता रहा। उस पल मेरा दिल बिल्कुल शांत भी था और पूरी तरह टूट भी चुका था। वो ऐसी दुनिया थी जहां मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब मुझे इस सपने से जाग जाना चाहिए। उस रात हवा बहुत ठंडी। मैं उस अपार्टमेंट से निकल गया जो क्लोई ने मेरे लिए खरीदा था। न कोई ब्रेकअप, न कोई गुड बाय। मैंने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और खुद को पूरी तरह उसकी दुनिया से मिटा दिया। मैंने एक लंबी सांस ली, खुद को उन यादों से बाहर निकाला और सामने खड़ी आंसू भरी आंखों वाली क्लोई को देखा। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मिस स्टर्लिंग, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। मैं मानता था कि उसे देखकर आज भी मेरा दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन वो अब प्यार नहीं था। वो सिर्फ एक पुरानी आदत थी, एक इंस्टिंक्ट जो दिल की गहराइयों में दबी रह गई। अब मैं हर चीज को उसके फायदे और नुकसान के हिसाब से देखता था। क्लोई की ये जिद शायद सिर्फ उसकी ठुकराए जाने वाली ईगो से पैदा हुई। आखिर जो इंसान जन्म से ही फिनिश लाइन पर खड़ा हो, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसे एक करीब लड़के ने छोड़ दिया हो? मैं उसका पहला प्यार, वो प्यार जिसे वो कभी भूल नहीं पाई, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का इकलौता रिश्ता था जो उससे हमेशा के लिए दूर चला गया। लेकिन उस तरह का प्यार मेरे लिए बहुत भारी बोझ, और सच कहूं तो मैं उसके लायक कभी था ही नहीं। मैंने एक बार फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, उस समय मैं बिना कुछ बताए अचानक चला गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ क्लोई, हमारे बीच कोई फ्यूचर नहीं है। जिस अतीत को तुम आज तक नहीं भूल पाई हो उसका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं बचा। हम दोनों की दुनिया बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रख। इतना कहकर मैं बिना एक पल रुके वहां से मुड़ गया। लेकिन क्लोई जैसे मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि वो तेजी से मेरे पीछे आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास की स्टेयरवेल में खींच ले। मिस स्टर्लिंग, खुद को संभालिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने शांत आवाज में कहा। लेकिन उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें एक बार पहले ही खो चुकी हूँ। इस बार तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, क्लोई अचानक मेरे बेहद करीब आ गई और उसने मुझे किस कर। मेरी आंखें हैरानी से पूरी खुल गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आए। मैं बिल्कुल जड़ हो गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। कुछ देर बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ कसकर लिपटी हुई थी और उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा। तभी मुझे अपने कंधे पर गर्म आंसुओं की नमी महसूस हुई। वो रो रही थी। उस शांत स्टेयरवेल में सिर्फ क्लोई की दबाई हुई सिसकियां सुनाई दे रही। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, क्या तुम्हारा ये खेल अब खत्म हो गया? इतने सालों तक मुझसे छिपते रहे, अब क्या तुम वापस नहीं आ सकते? उस भारी खामोशी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमेशा बेफिक्र और मजबूत
दिखने वाली क्लोई के भी अपने जज्बात। आखिर वो भी एक इंसान ही थी। शायद उसे सिर्फ इस बात का दर्द था कि मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब इसका क्या मतलब था? इन सालों में उसके आसपास कितने ही कामयाब और बेहतरीन आदमी रहे होंगे, फिर भी वो अतीत को क्यों नहीं छोड़ पा रही थी? मुझे क्यों नहीं भूल पा रही थी? मैंने अपना दिल और सख्त कर लिया और बहुत धीरे लेकिन मजबूती से उसे खुद से अलग कर दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। मैंने उसकी आंखों में साफ घबराहट देखी, फिर धीरे धीरे उसकी चमकती हुई नजरों की रोशनी बुझने लगी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने उसे दोबारा कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मैं तुरंत मुड़ा और बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चला। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी मुलाकात अपनी बहन से हो गई, जो मुझे ढूंढ रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? ऐसी पार्टीज की आदत नहीं रही क्या? इतना उदास चेहरा क्यों बना रखा है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, अंदर थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर हवा खाने आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब वापस चलते हैं, केक कटिंग का टाइम हो गया है। फिर उसने हंसते हुए पूछा, वैसे लिली कह रही थी कि तुम्हारी मुलाकात किसी बहुत सुंदर लेडी से हुई, क्या तुम उसे जानते हो? मैंने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, हाँ जानता हूँ, कॉलेज में वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब सिर्फ एक्स है। मेरी बहन, जो मेरी पूरी कहानी जानती थी, उसने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, जब तक तुम खुश हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादी करो या कभी ना करो। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और मेरे दिल में एक चीप सी गर्माहट फैल। कुछ दिन बाद मेरा असिस्टेंट लियो बड़े ही गॉसिप वाले चेहरे के साथ मेरे ऑफिस में आया। उसने उत्साहित होकर कहा, मिस्टर मिलर, बाहर एक लेडी आपका नाम लेकर आपसे मिलने आई है, बहुत ही खूबसूरत है और उनका ऑरा भी बहुत पावरफुल है, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? मैंने बिना सिर उठाए पूछा, नाम बताया? लियो ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो आपको बहुत अच्छी तरह जानती हैं और आपसे मिलना जरूरी है। मैंने घड़ी की तरफ देखा, हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन आखिरकार सिर हिलाकर कहा, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। जरूरी काम खत्म करने के बाद जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला, मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो इतनी जिद क्यों कर रही थी। वहां क्लोई बैठी थी। मुझे देखते ही उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी चमक आई। उसके होंठ हिले लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। कुछ पल के लिए मैं भी चुप रह। मन ही मन मैंने सोचा, क्या इस औरत को सीधी इंग्लिश समझ नहीं आती? जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, उसने घबरा कर कहा, एथन मत जाओ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। ठंडी आवाज में मैंने कहा, सीईओ स्टर्लिंग, मेरा स्टूडियो इतनी जल्दी ढूंढ लेना, मानना पड़ेगा आपकी एफिशिएंसी कमाल की है। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, बताओ किस काम से आई हो? क्लोई की पलकें हल्के से कांप उठी। उसने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली और फिर शांत आवाज में बोली, आज मैं यहाँ तुम्हें हायर करने आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम अब एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक डायमंड रिंग डिजाइन करो। क्लोई की बात सुनकर मैंने हल्का सा आईब्रो, पहली बार मेरी दिलचस्पी जगी। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरी डिजाइन फीस बहुत महंगी होती है। क्लोई ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं उसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ, असली सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर ये प्रोजेक्ट लेने की हिम्मत है? मैं हल्का सा हंसा और बोला, हाँ तो मजेदार बात, जब कोई खुद मेरे पास पैसे लेकर आ रहा है तो मैं मना क्यों करूंगा? मेरी बात सुनकर क्लोई कुछ पल के लिए चौंक। शायद पहली बार उसने मेरे चेहरे पर इतना आत्मविश्वास और सुकून भरी मुस्कान देखी थी। लेकिन मैंने तुरंत प्रोफेशनल अंदाज में आगे कहा, हालांकि डिजाइनर होने के नाते मुझे ये जानना होगा कि इस रिंग का पर्पस क्या है, तभी मैं उसके हिसाब से परफेक्ट डिजाइन तैयार कर पाऊंगा। क्लोई कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में देखती रही, फिर उसकी नजर बिल्कुल साफ और गंभीर हो उसने धीरे से कहा, प्रपोजल के लिए। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ कांप, मेरे हाथ से लगभग सामने रखा टी कप गिर ही गया। मैंने जल्दी से उसे संभाल लिया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए मुश्किल से कहा, कांग्रेचुलेशंस, क्या मैंने सही सुना? प्रपोजल? वो आखिर किसे प्रपोज करने वाली थी? उस मशहूर सिंगर को जिसके साथ मैंने उसे रेड कारपेट पर देखा था, या फिर किसी और अमीर वारिस को? अगले ही पल मैंने खुद को डांट, ईथन होश में आओ, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या तुम आगे नहीं बढ़ चुके थे? क्लोई ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, इथन क्या हुआ? क्या ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? अगर नहीं कर सकते तो साफ कह दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरी सारी बनावटी शांति को एक ही नजर में पढ़ लिया। वो फिर से उसी क्वीन की तरह नजर आने लगी थी जो हर चीज अपने कंट्रोल में रखती थी। मैंने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, इसमें मुश्किल जैसी कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान प्रोजेक्ट, आगे की सारी डिटेल्स तुम मेरे असिस्टेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हो। अब अगर इजाजत हो तो। तभी उसने मेरी बात बीच में ही काट, रुको, किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे तुम्हारे साथ काम करूंगी। जिस इंसान को मैं प्रपोज करने वाली हूँ वो बहुत जिद्दी है, अगर उसे डिजाइन पसंद नहीं आया तो मैं उसे नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी प्रोफेशनल एबिलिटी पर शक कर रही हो? क्लोई मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर मिलर, इतनी सी मदद करने से तो आप मना नहीं करेंगे, है ना? मैंने हार मानते हुए लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम जीत गई। मैं मन मार कर अपना फोन निकालने लगा
ताकि उसे आई मैसेज पर ऐड कर सकूं। उधर क्लोई अपने चेहरे पर जीत वाली मुस्कान छिपा ही नहीं पा रही। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो बेहद खुश थी। हैरानी की बात यह थी कि क्लोई सचमुच बदल चुकी थी। उसने मुझे कोई परेशान करने वाले मैसेज नहीं भेजे। उसका अकाउंट इतना शांत था कि लगता था जैसे वो इस्तेमाल ही नहीं करती। हमारी चैट में सिर्फ वही सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दे रही थी जिस दिन हमने एक दूसरे को ऐड किया था। सच कहूं तो मुझे यह सुकून अच्छा लग रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं सकी। कुछ दिन बाद मैं हमेशा की तरह काम खत्म करके घर लौट रहा था। नीचे एलिवेटर का इंतजार कर रहा था कि दरवाजा खुला और सनग्लासेस और मास्क पहने एक आदमी जल्दी जल्दी बाहर निकला। वो अचानक रुक गया और बोला, सॉरी इथन, क्या तुम इथन मिलर हो? मैंने रोशनी में उसका चेहरा ध्यान से देखा और हैरान रह गया। वो वही मशहूर सिंगर था जिसे मैंने सालों पहले क्लोई के साथ रेड कारपेट पर देखा था, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे पहचानता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मिलर, तो आप भी यहीं रहते हैं? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन जिस तरह वो मुझे देख रहा था वो अजीब था। उसकी नजरों में किसी राइवल वाली दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दिलचस्प ड्रामा का मजा ले रहा हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम क्रिस है, मैं क्लोई का बड़ा भाई हूँ। इथन, सही कहा ना? मेरी पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई। क्या उसका भाई? तो उस दिन रेड कारपेट पर क्लोई के साथ चलने वाला आदमी उसका असली बड़ा भाई था? तभी तो मुझे हमेशा लगता था कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनके चेहरे में फैमिली रिसेम्बलेंस साफ दिखाई देती थी। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। मैंने आखिर क्या कर डाला? क्रिस ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, तुम अकेले रहते हो? अंदर बुलाओगे नहीं? एक ड्रिंक मिल जाए? मैं थोड़ा घबरा कर बोला, हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आइए। बस मेरे पास टी नहीं है, सिर्फ बॉटल्ड वाटर है। फिजी चलेगा? क्रिस हंसकर बोला, मेरे लिए कुछ भी चलेगा, बस पीने लायक होना चाहिए। वो कमरे में आते ही लगातार मेरी तरफ और पूरे अपार्टमेंट की तरफ नजरें घुमाने लगा, जिससे मैं बेहद असहज महसूस करने लगा। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हें यह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? आखिर हमारी पहले कभी मुलाकात तो हुई नहीं। मुझे उसके पूछने की भी जरूरत नहीं थी, जवाब साफ था, ये सब क्लोई की वजह से ही। क्रिस ने धीरे से कहा, तुम्हारे गायब होने के बाद ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरी बहन ने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया छान मारी। उसने हर जगह तलाश की, हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे तुम्हारा कोई पता नहीं मिला। उसने कुछ पल रुककर मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में आगे कहा, उसने मुझसे कहा था, अगर तुम इस दुनिया में ही नहीं रहे तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो अकेले अपनी बाकी जिंदगी का सामना कैसे करेगी। साल तक तुम्हें ढूंढा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो उम्मीद से शुरू होकर पूरी तरह निराशा में डूब गई और धीरे धीरे डिप्रेशन की गहराइयों में चली गई। जब मैंने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वो फर्श पर चुपचाप और बिल्कुल निश्चल पड़ी हुई थी। क्लोई, मैंने उसी दिन भगवान की कसम खाई थी कि अगर तुम कभी मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि होश में आने के बाद क्लोई सबसे पहला सवाल मुझसे टूटे हुए दिल के साथ पूछेगी, क्रिस, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। क्लोई, उसने मेरी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। आखिर मैंने क्या कर दिया था? क्लोई की वो तस्वीर जिसमें वो ठंडे बाथटब में अकेली पड़ी थी और मेरे लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार थी, मेरे पूरे शरीर को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर रही थी। क्रिस ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम आज भी रो सकते हो, और तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदा भी रहना चाहिए। तुमने खुद उस औरत को अपने से दूर धकेल दिया जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। वो औरत जो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक छोड़ने को तैयार थी। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर स्टर्लिंग, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, तुम्हें अफसोस तो होना ही चाहिए। क्रिस अचानक आगे बढ़ा और मेरी कॉलर पकड़ ली। लेकिन शायद पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है। वो बेवकूफ लड़की ही बहुत जिद्दी है। उसके ठंडे चेहरे से धोखा मत खाना, वो खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अब तुम एक मर्द की तरह व्यवहार करोगे और अतीत की सारी गलतफहमियां दूर करोगे। अगर तुमने उसके दिल का ये कांटा नहीं निकाला तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैं पूरी तरह टूट गया। मैं ठंडी जमीन पर पड़ा फूट फूट कर रोता रहा। अपराध बोध की एक विश्वास है मुझे अंदर से पूरी तरह डुबो चुकी थी। आखिरकार असली कसूरवार तो मैं ही था। पूरा वीकेंड मैं जैसे बेहोशी की हालत में गुजारता रहा। मैं बार बार आई मैसेज पर क्लोई की चैट खोलता, कुछ लिखता, फिर उसे मिटा देता। जिस प्रपोजल रिंग का ऑर्डर मैंने दिया था अब वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ताना बन चुकी थी। तभी मेरे पुराने क्लासमेट एलेक्स ने एक गेट टुगेदर रखा और मुझे एक बार में बुलाया। कान फाड़ देने वाले म्यूजिक के बीच मैं एक कोने में अकेला बैठा ड्रिंक पी रहा था। आसपास सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मुझ में किसी से बात करने की भी ताकत नहीं बची थी। यार, कौन सोच सकता था हमारी वो अनटचेबल कैंपस क्वीन क्लोए स्टर्लिंग इतनी डिवोटेड लवर निकलेगी। दूसरे ने कहा, सच कह रहा है, जब मैंने उस समय ये सब सुना था तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। उन्होंने अपने ग्लासेस टकराए और मैंने बिना कुछ बोले अपना पूरा ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर दिया। एलेक्स ने कहा, आराम से इथन, उस समय तो मुझे हमेशा
हमेशा लगता था कि वो बस तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हें पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ऐसा कभी नहीं लगा कि वो तुमसे सच में प्यार करती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उसने गर्लफ्रेंड होने की हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। तभी एक और क्लासमेट बोला, असल में तुम्हारे जाने के तुरंत बाद क्लोई मुझे ढूंढने आई थी। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास वहीं थम गया। उस समय उसकी हालत किसी चलती फिरती लाश जैसी थी। उसकी आंखों में जरा भी रोशनी नहीं बची थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। यार, उस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उससे बार बार कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैं लगभग उसकी मौत का साथी बन गया था। इसी वजह से इतने सालों तक मुझ में उससे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। एलेक्स ने माहौल बदलने की कोशिश की। चलो अब बस करो, आज रात दुख वाली बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ मजे करने आए हैं। आओ सब लोग ड्रिंक करो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मशीन की तरह अपना ग्लास उठाया और शराब अपने गले से नीचे उतारता रहा। मेरा दिल दर्द से मरोड़ खा रहा था। शराब उस दर्द को सुन्न नहीं कर सकी। उसने तो मेरे अपराध बोध को और भी गहरा कर दिया। मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। छोड़ो, मैं निकलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। अरे ईथन, अभी तो रात शुरू हुई है। ईथन, तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ये आवाज हमारी हाई स्कूल की क्लासमेट सारा की थी। जब से उसे पता चला था कि मैं वापस देश लौट आया हूँ, तब से वो लगातार मेरे बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। थैंक्स, लेकिन इसकी चिंता मत करो, मैं उबर बुला लूंगा। बाद में एलेक्स ने मुझे चुपके से बताया कि साराह को हाई स्कूल के समय से ही मुझ पर क्रश था, लेकिन उस वक्त मुझे इसकी जरा भी भनक नहीं थी। अरे ईथन, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, हम तुम्हें अकेले कैसे जाने दें? सारा तुम्हें छोड़ देगी। बाकी सब भी बोलने लगे। हाँ, हम बस तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, मना मत करो। सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उसी तरफ जाना है। तुम्हारी हालत में उबर लेना सेफ नहीं होगा। किसी अनजान ड्राइवर से ज्यादा मुझ पर भरोसा कर सकते हो, है ना? उसने जब इस तरह कहा तो दोबारा मना करना बदतमीजी लगता। मेरा घर यहीं पास में है, इतनी रात को मुझे छोड़ने के लिए थैंक्स, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि वो रास्ता उसके घर की दिशा में था ही नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ कुछ पल अकेले बिताने के लिए आधा शहर पार करके आई थी। नहीं, कोई बात नहीं, उसने घबराकर जवाब दिया। फिर जैसे ही हम मेरी बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचे, वो हकलाने लगी और अपने शब्द ही नहीं जुटा पा रही थी। क्या कहना चाहती हो? मैंने रुककर शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कल सैटरडे है, क्या तुम फ्री हो? मैं सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकती हूँ। उसकी आवाज धीरे धीरे इतनी धीमी हो गई कि आखिर में वो सिर झुकाकर खड़ी रह गई और मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने नरमी से कहा, सॉरी, शायद इस वीकेंड मुझे काम करना पड़ेगा। मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, खासकर तब जब मेरा अपना मन पूरी तरह बिखरा हुआ था। शायद कभी और। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम अभी कुछ ही समय पहले वापस आए हो, अगर कभी तुम्हें वक्त मिले तो। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। सारा, मुझे सच में माफ कर दो, लेकिन अभी मैं किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा। शायद तुम्हें मुझ पर इतना ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। अपना वक्त यूं बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये था कि वो भी बिल्कुल मेरी तरह थी। उसे पता था कि ये मुमकिन नहीं है, फिर भी वो अपना धड़कता हुआ दिल सामने रख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसकी गर्माहट किसी बर्फ जैसे इंसान को पिघला दे। लेकिन सिर्फ एहसान या शुक्रगुजारी के सहारे कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता। बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, एथन। मैं रुका। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। इतने सालों से नहीं मानी तो अब तुम्हारी बात सुनकर भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे सच में देखोगे। शायद उसे डर था कि अगर एक पल और रुकी तो मैं फिर से उसे ठुकरा दूंगा, इसलिए वो तुरंत मुड़ी और रात के अंधेरे में दौड़ती हुई चली गई। मैं उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखता रहा और बेबस होकर एक लंबी सांस भर दी। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, शराब की तेज बदबू मेरी नाक में घुस गई और मैं जोर से खांस पड़ा। मैंने सहज ही अपनी नाक ढकी, ऊपर नजर उठाई और वहीं जम गया। वो क्लोई थी। वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर ठंडी टाइल्स पर बैठी थी और उसके चारों तरफ खाली लिकर बॉटल्स बिखरी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे, मेकअप फैल चुका था और उसकी हालत बेहद टूटी हुई लग रही थी। मैंने फर्श पर फैली गंदगी की तरफ देखकर भौहें सिकोड़ ली। तुमने आखिर कितनी शराब पी ली? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी कभी ठंडी और शांत रहने वाली आंखें अब दर्द से भरी हुई थीं और उनमें आंसू छलक रहे थे। उसकी वो टूटी हुई बेबस शक्ल सीधे मेरे दिल पर वार कर रही थी, जिससे मेरा सीना दर्द से कस गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो औरत कौन थी जिसने तुम्हें छोड़ा? क्या अब तुम दोनों साथ हो? उसकी हर बात के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा हो। आंसुओं की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खुली रखी, सिर्फ मेरे चेहरे का जवाब पढ़ने के लिए। मेरा कुछ भी समझाने का इरादा नहीं था, लेकिन वो जिद करके
करके जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, वो और मैं सिर्फ पुराने क्लासमेट्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम नशे में हो और ये फर्श बहुत ठंडा है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसने झटके से मेरा हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ। फिर वो लगभग चीख पड़ी। क्यों एथन, मैं आखिर तुम्हारे लिए क्या हूँ? क्या मुझे इस हालत में देखकर तुम्हें खुशी मिलती है? मुझे इतना टूटा हुआ देखकर क्या तुम्हें सुकून मिलता है? क्लोई ने पास पड़ी एक बॉटल उठाई और उसे मेरी तरफ उठाया, जैसे वो उसे मुझ पर दे मारना चाहती हो। लेकिन उसका हाथ हवा में ही पूरी तरह कांपने लगा। काफी देर तक वो उसी तरह खड़ी रही। फिर आखिरकार उसकी सारी ताकत जवाब दे गई। उसने बॉटल को बेदम होकर नीचे गिरा दिया और एक तरफ फेंक दिया। कई मिनटों तक रोने के बाद वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, बिना मेरी तरफ दोबारा देखे सीधे एलिवेटर की ओर चली गई और उसके अंदर दाखिल हो गई। एलिवेटर के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रहा जब तक कि क्लोई पूरी तरह मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। मैं उससे कहना चाहता था, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाया, लेकिन वो इतनी जल्दी चली गई कि मेरी बात सुन ही नहीं सकी। सच कहूं तो मैं एक डरपोक इंसान हूँ। हीन भावना मेरे अंदर इतनी गहराई से बस चुकी है कि जैसे वो मेरी हड्डियों में लिखी हो। इतने सालों बाद भी वो आज एक क्वीन है और मैं आखिर किस हक से उससे दूसरी बार मौका मांगू? क्लोई, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं वही एक्स बॉयफ्रेंड हूँ जिसकी वजह से तुम लगभग अपनी जिंदगी खो बैठी थी। धिक्कार है मुझ पर, मैं कितना घटिया इंसान हूँ। तभी अचानक मेरी नाक से तेजी से खून बहने लगा और उसकी बूंदें ठंडी जमीन पर गिरने लगी। मैं उस खून के धब्बे को खूरता रहा और मेरा मन अनजाने में कई साल पीछे लौट गया। वो मेरा 23वां जन्मदिन था। हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने क्लोई स्पॉटलाइट में खड़ी थी। उसके हाथों में फूलों का एक खूबसूरत बुके था और उसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था। आज भी उसकी वो कसम याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पूरी जिंदगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्लोए स्टर्लिंग सिर्फ ईथन मिलर से ही प्यार करूंगी। इतना कहकर उसने मुझे इतनी जोर से गले लगाया था जैसे वो चाहती हो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक ही इंसान बन जाए। अनगिनत रातों में जब मैं किसी डरावने नाइटमेयर से घबरा कर उठ जाता था, वो मुझे प्यार से अपनी बाहों में खींच लेती और धीरे से कहती, सब ठीक है, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे सपनों के मॉन्स्टर तुम्हें मुझसे कभी दूर नहीं ले जा पाएंगे। उसकी ये बातें सुनते ही मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती और मैं उसकी गर्म बाहों में चैन से दोबारा सो जाता। लेकिन हमारे अलग होने के बाद जब भी रात को नींद खुलती और मैं आदतन हाथ बढ़ाता तो वहां सिर्फ ठंड और खालीपन मिलता। तभी मुझे समझ आया कि वो सारे पल अब सिर्फ मेरी तड़प से जन्मे सपने बन चुके थे। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं एक डरपोक था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उससे कह सकूं कि मैं उसे कितना याद करता हूं। मैं स्वार्थी भी था। विदेश में रहते हुए जब मेरी हालत इतनी खराब थी कि लगभग भीख मांगने की नौबत आ गई थी, तब भी मैं वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि कहीं लौटकर उसकी शादी की खबर न सुननी पड़े। मैं चुपचाप उठकर पानी पीने जा ही रहा था कि मेज पर रखा मेरा फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। कुछ पल झिझकने के बाद मैंने कॉल उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। ओह, आपने उठा लिया। हेलो, क्या आप ईथन हैं? मैं क्लोई की दोस्त बोल रही हूँ। शुक्र है आपने फोन उठा लिया। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने जल्दी जल्दी कहा, आप अभी तुरंत यहाँ आ जाइए। पता नहीं क्लोई को क्या हो गया है। उसने हम सबको यहाँ बुलाया और बस लगातार शराब पीती जा रही है। हम उसे रोक ही नहीं पा रहे। वो दर्जन भर बॉटल्स खत्म कर चुकी है और अब पूरी तरह बेहोश पड़ी है। उसके फोन की स्क्रीन अभी भी ऑन है और उस पर आपकी आई मैसेज चैट खुली हुई है। यहाँ तक कि नींद में भी वो बार बार आपका नाम ले रही है। उसने शायद 1000 बार एथन कहा होगा। ये सुनते ही मैंने फोन इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। जब मैं बाहर पहुंचा तो उसकी दोस्त मुझे देखते ही दौड़ती हुई आई। ओ माय गॉड, आखिर तुम आ ही गए, जल्दी अंदर चलो। वो इतनी देर से तुम्हारा नाम पुकार रही है कि उसकी आवाज तक बैठ गई है। अरे क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो? मैंने धीमे से कहा, कुछ नहीं। जैसे ही मैं प्राइवेट रूम के अंदर गया, मेरी नजर सीधे क्लोई पर पड़ी। वो सोफा पर बेसुध होकर झुकी हुई थी। वो पूरी तरह नशे में थी। उसके लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे। इतनी ज्यादा शराब पीने के बावजूद भी वो किसी घायल बिल्ली के बच्चे की तरह मासूमियत से सो रही थी। मैंने उसकी दोस्तों की तरफ देखा और कहा, आज रात की परेशानी के लिए सॉरी, अब मैं उसे घर ले जाता हूँ। मैंने कार का पिछला दरवाजा बंद किया, सबको हल्का सा सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, इधर ब्रदर इन लॉ। जरा रुकिए, ब्रदर इन लॉ। ये शब्द सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी सोचने की क्षमता ही बंद हो गई हो। मैंने हकलाते हुए कहा, ब्रदर इन लॉ। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है ये अचानक लग रहा होगा, लेकिन क्लोई हमेशा कहती थी कि आप ही वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। उसने हमें साफ कहा था कि सिर्फ आपको ही हम ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। मैंने घबराकर कहा, तुम लोगों ने तो कभी मेरा नाम
तक नहीं पूछा और अब सीधे ब्रदर इन लॉ बुला रहे हो। प्लीज मेरे लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल है। वो हंस पड़ी। ब्रदर इन लॉ ईथन, आपने गलत समझा, हमें आपका नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लोई हर समय बस आपके बारे में ही बात करती रहती थी। उसकी हर दूसरी बात में सिर्फ ईथन होता था। ईथन वो आपसे इतना प्यार करती थी कि उसने तो आपके होने वाले बच्चों के नाम तक पहले से सोच रखे थे। हा हा हा। सच कहें तो हमने तुम्हारा नाम इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमारे कान पहले से ही तुम्हारा नाम सुन सुनकर भर चुके थे। सब जोर से हंस पड़े। तो सच यही था। क्लोई ने उस समय उन्हें पहले ही सब बता दिया था। वो जानती थी कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इसलिए उसने सबको खास तौर पर कहा था कि मुझ पर ज्यादा ध्यान मत देना। उसे डर था कि कहीं मैं असहज महसूस करके उससे दूर न भाग जाऊं। उसकी दोस्त मुस्कुराकर बोली, असल में हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि जब भी क्लोई तुम्हारा जिक्र करती थी उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी और बेवकूफी भरी खुशियों वाली मुस्कान आ जाती थी। लेकिन जिस दिन तुम अचानक चले गए उसके बाद हमने वो मुस्कान फिर कभी नहीं देखी। दूसरी लड़की ने गंभीर होकर कहा, हम कसम खाकर कह सकते हैं कि इन सारे सालों में क्लोई हमेशा सिंगल रही है और जिस सिंगर के बारे में लोग बातें करते हैं वो उसका सगा भाई है। हमारे दिलों में तो हमेशा से सिर्फ तुम ही हमारे ब्रदर इन लॉ रहे हो। ब्रदर इन लॉ इथन, पिछले कुछ सालों में क्लोई बहुत दुखी रही है। उसकी हालत देखकर हमारा दिल टूट जाता था। बाकी बातें जब वो होश में आ जाए तब तुम खुद उससे पूछ लेना। उनकी बिखरी हुई बातों को सुनते सुनते ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर सालों से रखा हुआ भारी पत्थर धीरे धीरे टूटकर धूल बन गया हो और हवा में उड़ गया हो। मैंने एक लंबी सांस ली। इतने सालों बाद पहली बार मेरे दिल को हल्कापन महसूस हुआ। ये सब बताने के लिए थैंक यू और आज रात की परेशानी के लिए सॉरी। अब से मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि क्लोई ने हमेशा मेरे उस कमजोर और असुरक्षित रूप की कितनी मजबूती से रक्षा की। उसके दोस्त तो मुझे बहुत पहले ही अपना मान चुके थे। मैं खुद पर हाँ से बिना नहीं रह सका। मनी मन मैंने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। इथन, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्लोई, तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह क्यों बचाया और आखिर तुमने मुझसे और क्या क्या छिपा रखा है। जब हम मेरे अपार्टमेंट के पास पहुंचे तो क्लोई की आंखें धीरे धीरे खुल गई। उसने स्टीयरिंग के पीछे मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप सीट से टिक गई। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि खुद को संभाल सके, इसीलिए वो आधे मन से मेरी बाहों का सहारा लेकर चलने लगी। एलिवेटर ऊपर बढ़ता रहा और उसने अपना सिर मेरे सीने पर टिकाकर बिना कुछ बोले मेरी धड़कनों को सुनना शुरू कर दिया। हमारे बीच एक अजीब सी खामोश समझ थी। काफी देर बाद मैंने धीरे से पूछा, तुमने मेरे सामने वाला अपार्टमेंट क्यों खरीदा? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, मैं बस तुम्हारे थोड़ा और करीब रहना चाहती थी। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम जब तुम अपना दरवाजा खोलो तब एक झलक ही सही तुम्हें देख सकूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे सहारा देकर उसके दरवाजे तक ले गया। मेरी चुप्पी देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। शराब के असर में उसने बस हल्के से होंठ फुला लिए। उसकी आंखें जैसे मुझसे विनती कर रही थी, क्या सच में मुझे इस ठंडे अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर चले जाओगे? मैं फिर भी चुप रहा और बस उसे पासकोड डालने का इशारा किया। दरवाजा खुल गया। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक किसी मजबूत ताकत ने मुझे अंदर खींच लिया। कमरे की सारी लाइट्स बंद थी। मुझे बस एक गर्माहट धीरे धीरे अपनी तरफ दुखती आती हुई महसूस हुई। धुंधले अंधेरे में उसकी परछाई पूरी तरह मुझ पर छा गई। अगले ही पल नशे में धुत क्लोई ने एक बार फिर बिना किसी चेतावनी के मुझे धक्का देकर अपने सोफा पर गिरा दिया। वो मेरे ऊपर झुक गई और मुझे इस तरह थाम लिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इतनी नजदीकी से मेरी सांसें थम सी गईं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, इथन, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं ही वो बेबस लड़की हूँ जो तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। पूरी जिंदगी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। फिर मैंने उस औरत को तुम्हें छोड़ते हुए देखा। तुम्हें पता है मुझे कितनी जलन हुई? मैं लगभग पागल हो गई थी। तुम्हारे साथ खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बेहद धैर्य से कहा, क्लोई, सारा ने आज मुझसे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन मैंने उसे साफ बता दिया कि मेरे दिल में पहले से ही एक ऐसी औरत रहती है जिसे कोई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। वहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, एक ऐसी औरत जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता? वो कौन है? जबकि उसे जवाब पहले से ही पता था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उसके माथे पर बेहद नरमी से एक किस रखा और फुसफुसाया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसने धीरे से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अब तो तुम काफी हिम्मती हो गए हो। अंधेरे में उसकी नजरें पहले से भी ज्यादा गर्मजोशी से मुझे देखने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करते हुए मुझे किस कर लिया। मैंने धीरे से अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट ली और इस बार मैंने खुद पहल की। क्लोई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कितना मिस करता रहा हूँ
हूँ, इसे अब और दबा नहीं सकता। चलो। मेरे वाक्य पूरे होने से पहले ही उसने शर्माते हुए हल्के से सिर हिला दिया, जैसे मेरी हर मोहब्बत और हर एहसास को स्वीकार कर लिया हो। अगली सुबह जब मैंने उसे सुकून से सोते हुए देखा तो मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा ताकि उसकी नींद न टूटे। तैयार होकर मैं किचन में चला गया। तभी क्लोई अपनी उनींदी आंखें मलते हुए भागती हुई बाहर आई। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही। जैसे ही उसने मुझे देखा वह दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गई। मुझे लगा कल रात सिर्फ एक सपना था। जब मेरी आंख खुली और तुम पास नहीं थे तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसे और करीब कर लिया। पगली, वो सपना नहीं था। मैं यही हूँ और अब कहीं नहीं जाने वाला। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कॉर्न पॉरेज बनाई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अभी तो दिन का उजाला है, थोड़ा तो बिहेव करो। एक चम्मच खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। यही वही स्वाद है। तुमने इसे कैसे बनाया? ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मैं अपना चेहरा हाथ पर टिकाकर उसे प्यार से देख रहा था कि तभी मेरी नजर अनजाने में उसके उस हाथ पर गई जिसमें वह चम्मच पकड़े हुए थी। उसकी गोरी कलाई पर एक हल्का लेकिन साफ दिखाई देने वाला पुराना निशान था। जैसे ही उसने मेरे चेहरे का बदलता हुआ भाव देखा उसने तुरंत अपना हाथ मेज के नीचे छिपा लिया। मैंने धीरे से कहा, मुझे देखने दो। उसने घबराकर सिर हिलाया। मत देखो, बहुत बदसूरत लगता है। मैंने फिर नरमी से कहा, मुझे देखने दो। आखिरकार उसने झिझकते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मेरी उंगलियां उस पुराने निशान को हल्के से छूकर गुजरी, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसके अतीत का वो निशान इतना साफ और इतना दर्दनाक था कि मैं आगे सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर क्रिस सही समय पर नहीं पहुंचा होता, अगर उस दिन मैंने सच में उसे हमेशा के लिए खो दिया होता तो मेरा क्या होता? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उस एक पल के बाद हम हमेशा के लिए जिंदगी और मौत की दूरी से अलग हो जाते। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावे में जीता और खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। क्लोई ने मेरे आंसू देखे तो हल्के से मुस्कुराई। तुम रो क्यों रहे हो? पागल हो क्या? रोने की क्या बात है? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने, बिल्कुल ठीक। लेकिन जितनी बेपरवाही से वह ये बात कह रही थी उतना ही मेरा दिल टूटता जा रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, आई एम सॉरी, और अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया। खुद को एक छोटे बच्चे की तरह उसके सहारे छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उस समय मैं कितनी टूट चुकी थी और मैं तुमसे कितनी नफरत करती थी। मुझे तुमसे नफरत थी क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे उम्मीद दी और फिर सब कुछ छीन कर चले गए। मुझे लगा तुमने मुझे बेरहमी से छोड़ दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती तो मैं खुद को इतना सफल बना दूंगी कि चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरी पहचान तुम तक जरूर पहुंचे। मैंने दिन रात मेहनत की, अपना नाम बनाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अगर तुम जिंदा होते तो कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखते। मैं चाहती थी कि तुम जानो कि मैं ठीक हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हें पता चले मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर भर लिया, जैसे उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ ताकि फिर कभी उसे खोना न पड़े। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीमे से कहा, जानते हो, मेरे लिए हमेशा से सिर्फ तुम ही थे। मैंने कसम खाई थी कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और दुनिया की सबसे खुश औरत बनूंगी। उसकी एक एक बात मेरे अंदर जमा हुई आत्मग्लानि की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ रही थी। मैंने फिर धीमे से कहा, आई एम सॉरी, इन सारे सालों में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उसने तुरंत मेरी आंखों से आंसू पोंछे और मेरा चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर बोली, बस अब और मत रो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। खुश रहो इथन, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं भी कितनी बेबस हूँ। अपनी पूरी जिंदगी के लिए मैं पूरी तरह सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैंने गहरी सांस ली। इतने सालों से दिल में सड़ता हुआ घाव आज आखिर खोलना ही था। क्लोई, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, जब हम साथ थे तब मैं हमेशा बहुत इनसिक्योर महसूस करता था। तुम्हारे आसपास हमेशा अमीर, खूबसूरत और ऊंचे दर्जे के लोग रहते थे और मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी खुशियां भी तुमसे साझा नहीं कर पाता और अपने दुख तो कभी बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मैं जानता था कि तुम हमेशा बिजी रहती थी और मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें परेशान न कर दूं। हमारे रिश्ते में मुझे हर दिन ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी ऊंची रस्सी पर संतुलन बनाकर चलने वाला एक जोकर हूँ। ऊपर से तुम्हारा स्वभाव भी हमेशा से थोड़ा कूल, इसलिए जब भी तुम जरा सी भी दूर दूर लगती थी मुझे लगता था कि शायद तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रही हो। तुम एक बेहतरीन गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लायक हूँ। बहुत लंबे समय तक मैं खुद को ऐसे डॉग की तरह देखता रहा जिसे पट्टे से बांध कर रखा गया हो। जब तुम खुश होती थी तो मुझे थोड़ा सा प्यार दे देती थी और जब तुम उदास होती थी बस अब और मत कहो कब उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गईं, मुझे पता ही नहीं चला। इतन प्लीज अपने बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मैंने तुम्हें कभी कभी भी उस नजर से नहीं देखा। अब जाकर उसे समझ आया कि उस समय मैं इतना इनसिक्योर क्यों रहता था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी इथन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे बीच इतनी सारी गलत फहमियां थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ? उसकी आवाज
आवाज एक छोटे बच्चे को मनाने जैसी कोमल थी और उसे सुनकर मेरे दिल को बरसों बाद सुकून मिला। असल में हमारी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में नहीं हुई थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने हंसते हुए पूछा, तो बताओ। उसने शरारती अंदाज में कहा, पहले मुझे वेनमो पर 50 बक्स भेजो, फिर बताऊंगी। मैं मुस्कुराया, मैं तुम्हें 50,000 भेज दूंगा, बस मुझे तुम्हारे हजारों राज सुनने हैं। वह हंसी और बोली, हम पहली बार एक बरसाती रात में मिले थे। उस दिन मेरे डैड हॉस्पिटल में थे और मैं जल्दी जल्दी उनसे मिलने जा रही। जगह बहुत सुनसान थी और मुझे कोई कैब नहीं मिल रही थी। मैं बारिश में भागने ही वाली थी कि तभी तुमने मेरी बेबसी देख ली। तुमने बिना कुछ कहे अपना इकलौता अम्ब्रेला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने पूछा भी था, और तुम? तो तुमने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेरा घर पास ही है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तुम मूसलाधार बारिश में भाग चुके थे। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि तुम पूरी तरह भीग गए थे और उसी पल तुमने मेरे दिल पर ऐसा निशान छोड़ दिया जो कभी मिट नहीं सका। उस समय मैंने सोचा था, ये कैसा पागल लड़का है जो एक अजनबी के लिए खुद भीगने को तैयार हो गया। कितना बेवकूफ और कितना प्यारा। उस समय मुझे लगा था कि शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में जब मैं उस वॉलंटियर इवेंट में शामिल हुई तो लाल रंग की वेस्ट पहने सैकड़ों लोगों के बीच मैंने तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया। उसी पल मुझे लगा कि ये ऊपर वाले का दिया हुआ इशारा है। ईथन, जिस समय तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही हूँ, सच तो ये है कि जिस दिन से हम रिलेशनशिप में आए थे उसी दिन से मैं ये सोचने लगी थी कि आखिर तुम मुझे शादी के लिए कब पूछोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम इतने इंडिपेंडेंट थे। अगर कोई पूछता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर अक्सर एक ठंडा सा भाव होता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी अच्छाई महसूस कर सकती थी। मेरी फ्रेंड्स मुझसे जलती थी और यही बात मुझे बेचैन कर देती। मुझे हर समय डर लगता था कि कहीं कोई दूसरी लड़की तुम जैसे शानदार इंसान को मुझसे छीन न ले। जब भी मैं किसी और लड़की को तुम्हारे आसपास देखती मुझे बहुत जेलसी होती थी। मुझे तो इस बात से भी नफरत होने लगी थी कि मैं स्टूडेंट नहीं थी, इसलिए हर दिन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी। लेकिन मैंने कभी ये सब तुम्हें नहीं बताया। मैंने अपने सारे एहसास अपने दिल में दबा कर रख लिए। तुम जो भी करना चाहते थे मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारे हर फैसले का सम्मान किया और शायद इसी वजह से तुम्हें ये गलतफहमी हो गई कि मैं तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देती या तुमसे उतना प्यार नहीं करती, है ना? उसकी आंखों में मुझे सिर्फ सच्चाई और अनगिनत प्यार दिखाई दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी उतनी परवाह करती थी जितनी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यानी वह मुझे उस समय से जानती थी जब मैं उसे जानता तक नहीं था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें यह दिखाने से डरती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं भी उतनी ही इनसिक्योर और फ्रेजाइल हूँ। बेवकूफ, इस रिश्ते में सबसे ज्यादा छोड़े जाने का डर मुझे था। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि अगर तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हो तब भी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि कम से कम मेरे पास पैसे तो हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, तुमने मेरे पैसों से नहीं मुझसे प्यार किया। मैंने गहरी सांस ली और आखिर सच बता दिया। असल में उस समय मेरा चुपचाप चले जाना इन सब वजहों से नहीं था। मैंने गलती से ये समझ लिया था कि क्रिस ही तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड है। वह एकदम हैरान रह गई। बस इतनी सी बात? फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ईथन, क्या तुम सच में बेवकूफ हो? तुमने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? वो तो मेरा अपना भाई था और मैं सिर्फ उसके साथ एक डिनर पर गई थी। वह गुस्से से मुझे घूरने लगी, फिर अचानक झुककर उसने मेरे कंधे पर जोर से काट लिया। दर्द के बावजूद मैं मुस्कुरा दिया। उसने नाराज होकर कहा, तुम सीधे आकर मुझसे सवाल कर सकते थे। अगर तुम मुझ पर गुस्सा करते, झगड़ते या टेंट्रम भी करते तो भी मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे बस इस बात से डर लगता था कि कहीं तुम फिर बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं हर दिन यही सोचती रहती थी कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी। उसने टूटे हुए दिल और दर्द से भरी आवाज में कहा, इथन, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। उस रात आखिरकार हमारे बीच की सारी गलतफहमियां पूरी तरह सामने आ गई। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाया और वापस बेडरूम तक ले गया। उसके शांत चेहरे को देखते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया। गुड नाइट मेरी प्यारी सी पगली। हमारे दोबारा साथ आने के बाद क्लोई पूरी तरह बदल गई। वह हर पल मेरे साथ रहना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो मैं फिर कहीं गायब हो जाऊंगा। मैं जानता था कि उसके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी, लेकिन सच कहूं मैं भी उससे अलग नहीं था। हम दोनों ही डरे हुए थे। दोनों को डर था कि कहीं दूसरा इंसान फिर हमेशा के लिए खो न जाए। इसलिए इस बार हमने अपने दोबारा मिले प्यार को बहुत संभाल कर सींचा। हर रात वह मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़कर सोती, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो सुबह उठने पर सब कुछ फिर एक सपना निकल जाएगा। मैंने उसके कानों में धीरे से कहा, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक नहीं। हालांकि मेरा नया ब्रदर इन लॉ अब भी मुझे पसंद नहीं करता था और शायद आज भी मुझे एक मुक्का मारने का मन रखता था, लेकिन फिर भी उसने दिल से हमें शुभकामनाएं दी। आखिर वह कर भी क्या सकता था? मैं वही आदमी था जिसे उसकी बहन ने अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। उस दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी बहाने से उसे वहां लेकर आई। क्लोई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर पूरे कमरे पर पड़ी। हर तरफ फूल, रंग बिरंगे बलून्स और
सजावट थी। और सबसे आखिर में मैं सूट पहनकर उसका इंतजार कर रहा था। वह वहीं की वहीं ठिठक गई। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सामने एक घुटने पर बैठ गया। मिस क्लोई स्टर्लिंग, मेरा नाम ईथन मिलर है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी और मेरी वाइफ बनेंगी? इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मेरे हाथ में वही रिंग थी जिसे कभी उसने खुद मुझसे डिजाइन करवाया था। उस पल मुझे मानना पड़ा कि ये औरत सच में कमाल की स्ट्रैटेजिस्ट थी। जिन चीजों को मैं हमेशा महज इत्तेफाक समझता रहा, वे सब दरअसल उसकी बहुत सोच समझकर बनाई गई योजनाएं थी। लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस क्लोई स्टर्लिंग, आज हमारी पहली मुलाकात की 7वीं सालगिरह है। पिछले 4 सालों में ऐसा एक भी पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें मिस न किया हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी घने कोहरे में भटकती रही, फिर तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आई। उस सुबह जब सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ी थी, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी सांसें थम गई थी। उसी पल मुझे अचानक डर लगा कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो कहीं ये सब फिर गायब न हो जाए। और उन्हीं कुछ मिनटों में मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे तुम्हें प्रपोज करना ही होगा। मैंने तुम्हें 4 साल तक इंतजार करवाया, जबकि तुम 7 साल तक मेरी बेवकूफी से मेरा इंतजार करती रही। इसलिए आज मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी पूरी जिंदगी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें एक घर देना चाहता हूँ, ऐसा घर जो सिर्फ हमारा हो। क्लोई, क्या तुम मेरे साथ इस दरवाजे के पार चलोगी? दरवाजे के बाहर खड़ी क्लोई ने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। उसका पूरा शरीर भावनाओं से कांप रहा था। तभी हमारे सारे दोस्तों ने एक साथ शोर मचाना शुरू कर दिया, मैरी हिम, मैरी हिम, मैरी हिम। हाँ करूंगी, मैं करूंगी, उसने बिना एक पल की देर किए जोर से कहा और दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह फूट फूट कर रो रही थी और उसी पल मुझे लगा कि शायद मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। इतने सालों तक मैं चाहे जितना भागता रहा, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा वहीं खड़ी रही, बस मेरे एक बार मुड़कर देखने का इंतजार करती रही। मैंने उसका हाथ थामा और पूरी गंभीरता से वह रिंग उसकी उंगली में पहना दी, जिसे मैंने इतने प्यार से तैयार किया था। बस अब मत रो, आज से तुम मिसेस मिलर हो। उसने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए अपनी रिंग वाली उंगली ऊपर उठाई और जोर से बोली, सबने सुन लिया ना, अब मैं मिसेस मिलेर हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इथन, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। चारों तरफ हमारे दोस्तों की तालियां, खुशियां और शोर गूंज रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी। तुम वो सबसे खूबसूरत गिफ्ट हो जो इस दुनिया ने मुझे दिया है। उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखें फिर से भर आईं। लेकिन एक सच ऐसा था जो मैंने उसे कभी नहीं बताया। मैंने उसे कभी ये नहीं बताया कि इस दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट मेरे लिए वही थी। और मैंने उसे ये भी कभी नहीं बताया कि जिस बरसाती रात मैंने उसे अपना इकलौता अम्ब्रेला दिया था, उसी दिन मैंने अपने परिवार के आखिरी जिंदा सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया था। उस समय मैं पूरी तरह टूटने की कगार पर था। मैं उस मूसलाधार बारिश की आड़ में अपने सारे दर्द, अपना सारा अकेलापन और अपने सारे टूटे हुए एहसास बाहर निकाल रहा था। उस समय जब मैं पूरी तरह टूटने की कगार पर था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी दयालुता का बदला किस्मत मुझे इतना अनमोल तोहफा देकर चुकाई। वो मेरी जिंदगी का छोटा सा सूरज बनकर आई थी, जिसने मेरे अंधेरे से भरे संसार को अपनी रोशनी से भर दिया। जिस पल हमने एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई, वह हल्के से अपने पंजों के पल उठी, मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम वो सबसे गहरा राज रहो जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में छिपा कर रखा है। हमारी शादी के 6 महीने बाद क्लोई प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद वह पहले से भी ज्यादा मेरे साथ चिपकी रहती थी और कई बार बिल्कुल एक इनसिक्योर बच्चे जैसी हरकतें करने लगती थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, हनी, जब हमारा बेबी पैदा होगा तब क्या तुम बेबी से ज्यादा प्यार करोगे और मुझसे कम? मैंने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और बड़े प्यार से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई कभी नहीं ले सकता। उसने तुरंत फिर पूछा, हमारा बेबी भी नहीं? मैं मुस्कुराया, उसे और करीब करते हुए धैर्य से समझाने लगा, बहुत जल्द एक नन्ही सी आवाज तुम्हें मामा कहकर बुलाएगी। जब ऐसा होगा तब कहीं तुम बेबी में इतनी व्यस्त तो नहीं हो जाओगी कि मेरी तरफ ध्यान ही न दो। उसने बिना एक पल सोचे अपना चेहरा मेरे सीने से लगा लिया। उसकी आवाज में प्यार भी था, यकीन भी और मिठास भी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ईथन, तुम हमेशा मेरे सबसे फेवरेट रहोगे। गलतफहमियों की धुंध ने हमें कुछ पल जुदा कर दिया। दिलों में मोहब्बत थी, बस लफ्जों ने फासला कर दिया। वक्त ने सच दिखाया तो हर शिकवा मिट गया। जो अधूरी थी हमारी कहानी, वो फिर से मुकम्मल हो गया। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज जल्दी आते रहें।